आज से हम प्यारे कैमल एक पॉपुलर नॉवल बाय उमेरा अहमद की ऑडियो सीरीज अपलोड करेंगे। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल माय ड्रीमी ड्रामा लैंड। चैप्टर 1, जिंदगी की सबसे बारीक ख्वाहिश। उस गहरी सोच में पड़ गई, कलम अपने होठों के दरमियां। फिर एक लंबी सांस लेकर उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, कहना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? जावरिया ने अस से पूछा। क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जो मैं चाहती हूँ और हर एक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, उसने सर हिलाते हुए जवाब दिया। दोनों ऑडिटोरियम के दूर दराज कोना में बैठी थी, अपनी पीठ दीवार से लगाकर। ये उनका एफएससी के क्लासेस का 8वां दिन था और अनहोंग ने अपना फ्री पीरियड वहां गुजर रहा था। नमक वाले मूंगफलियां एक एक करके काटी हुए जावरिया ने अपना सवाल दोहरा दिया। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बारीक ख्वाहिश क्या है, इमामा? इमामा ने कुछ हैरानी से उसकी तरफ देखा और सवाल पर सोचने लगी। फिर सवाल को टालते हुए उसने कहा, तुम पहले अपनी सबसे बारीक ख्वाहिश बांटो। मैंने पहले पूछा था, इसलिए तुम्हें पहले जवाब देना चाहिए, जावरिया ने जवाब दिया। ठीक है, सोचने दो। इमामा ने हार मान ली। मेरी जिंदगी की सबसे बारीक ख्वाहिश, उसने अपने आप से कहा। एक ख्वाहिश तो ये है कि मैं लंबी उम्र पाऊं, बहुत लंबी, उसने कहा। क्यों? जावरिया हंस दी। 50 या 60 साल मेरे लिए बहुत कम है। इंसान को कम अज कम 100 साल जीना चाहिए। और इतनी सारी चीजें हैं जो मैं करना चाहती हूँ। अगर मैं जल्दी मर गई तो मेरी सब ख्वाहिशें अधूरी रह जाएंगी। उसने मूंगफली अपने मुंह में डाली। और क्या? जावरिया ने कहा, मैं मुल्क की सबसे बेहतरीन डॉक्टर बनना चाहती हूँ, सबसे आई स्पेशलिस्ट, ताकि जब पाकिस्तान में आंखों के ऑपरेशन की तारीख लिखी जाए तो मेरा नाम सबसे पहले आए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सब्सक्राइब टू माय चैनल माय ड्रीमी ड्रामा लैंड। अगर तुम डॉक्टर ना बन सकी तो आखिरकार ये मेरिट और किस्मत पर डिपेंड करता है, जावरिया ने कहा। ये नामुमकिन है। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ कि मेरिट लिस्ट में आ जाऊँ। और अगर यहाँ मेडिकल कॉलेज में नहीं मिली तो मेरे पेरेंट्स मुझे बाहर भेजे सकते हैं। मगर फिर भी अगर तुम डॉक्टर ना बन सकी तो ये नामुमकिन है। ये मेरी जिंदगी की सबसे बारीक ख्वाहिश है। मैं इसके लिए सब कुछ कुर्बान कर सकती हूँ। ये मेरा पुराना ख्वाब है और कोई अपने ख्वाबों को कैसे भूल सकता है? नामुमकिन। इमामा ने पुरअज़म से सर हिलाते हुए अपनी हथेली से मूंगफली उठाए और निबल करने लगी। जिंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, कुछ भी कभी भी हो सकता है। अगर तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी ना हुई तो तुम क्या करोगी? इमामा फिर से सोच में पड़ गई। सबसे पहले मैं बहुत रोऊंगी, बहुत ज़्यादा, कई दिन तक, और फिर मर जाऊंगी। जावरिया हंस पड़ी। तुमने अभी कहा कि तुम लंबी जिंदगी चाहती हो और अब तुम मरना चाहती हो। ज़हीर है, फिर जीने का क्या फ़ायदा? मेरी सारी प्लान्स मेरी मेडिकल करियर पर हैं और अगर ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनी तो क्या बचा? तो तुम्हारी जिंदगी की एक ख्वाहिश तुम्हारी सारी दूसरी ख्वाहिशों को मिटा देगी। हाँ, इसे हाय समझो। तो तुम्हारी सबसे बारीक ख्वाहिश डॉक्टर बनना है, लंबी उम्र जीना नहीं। ये कहा जा सकता है। ठीक है, अगर तुम डॉक्टर नहीं बन सकी तो फिर तुम मरने का कैसे सोचोगी? खुदकुशी या कुदरेश मौत? कुदरेश मौत, बिल्कुल। मैं खुदकुशी नहीं कर सकती, इमामा ने कैजुअली जवाब दिया। अगर तुम कुदरेश मौत नहीं मारी तो फिर क्या? मेरा मतलब है, अगर तुम डॉक्टर नहीं बन सके और फिर भी जल्दी नहीं मारी तो तुम जीती रहोगी। नहीं, मुझे पता है कि अगर मैं डॉक्टर नहीं बनी तो मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगी। मैं इतनी दिल शिकस्ता हो जाऊंगी कि जिंदा नहीं रह पाऊंगी, उसने पुरअज़म से जवाब दिया। ये मानना मुश्किल है कि तुम जैसी खुश मिजाज शख्सियत इतनी मायूस हो सकती है कि अपने आप को रोने से मार सकती हो, और वो भी सिर्फ इसलिए कि तुम मेडिकल करियर नहीं बना सकी। ये बहुत अजीब लगता है, जावरिया ने मजाक बनाया। मेरी बात छोड़ दो, तुम अपनी बैठो। तुम्हारी दिल की सबसे बारीक ख्वाहिश क्या है? इमामा ने टॉपिक चेंज किया। छोड़ दो क्यों? चलो बैठो। तुम्हें बुरा लगेगा अगर मैंने कहा, जावरिया ने हिचकिचाहट से कहा। इमामा हैरान होकर उसकी तरफ घूमी। मुझे क्यों बुरा लगेगा? जावरिया चुप रही। ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे बुरा लगेगा? इमामा ने सवाल दोहराया। तुम्हें लगेगा, जावरिया ने धीमी आवाज में कहा। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बारीक ख्वाहिश मेरे जिंदगी को क्यों इतना म्यूटिसिया करेगी कि मुझे बुरा लगे?
इमामा इरिटेट हुई। क्या तुम्हारी ख्वाहिश ये है कि मैं डॉक्टर ना बनूं? इमामा को अचानक याद आया। अरे नहीं, जावरिया हंस पड़ी। जिंदगी में डॉक्टर बनने के सिवा भी बहुत कुछ है, उसने फिलोसॉफिकल अंदाज में कहा। पहली बात छोड़कर जवाब दूं? इमामा ने फर्मली कहा। मैं वादा करती हूँ कि मुझे बुरा नहीं लगेगा। शी हेल्ड आउट हर हैंड इन अ जेस्चर ऑफ पीस। तुम्हारे वादा के बावजूद तुम बहुत गुस्सा हो जाओगी जब तुम सुनोगी जो मैं कहने वाली हूँ। चलो कुछ और बात करते हैं, जावरिया ने जवाब दिया। ठीक है, मुझे गैस करने दो। तुम्हारी ख्वाहिश कुछ ऐसी चीज से जुड़ी है जो मेरे लिए बहुत कीमती है, ठीक? इमामा ने थोड़ा सोचने के बाद पूछा। जावरिया ने सर हिला दिया। सब्सक्राइब टू माई चैनल माई ड्रीमी ड्रामा लैंड। सवाल ये है, मेरे लिए इतनी अहम चीज क्या है कि मुझे। उसने सेंटेंस अधूरा छोड़ दिया। लेकिन जब तक मुझे तुम्हारी ख्वाहिश का पता नहीं चलेगा, मैं कोई नतीजे पर नहीं पहुंच सकती। जावरिया, प्लीज बैठो, मुझसे इंतजार नहीं होता, उसने गुजारिश की। जावरिया सोच में गम थी। इमामा ने उसका चेहरा देखा। थोड़ी देर बाद जावरिया ने उसकी तरफ देखा। मेरी करियर के सिवा मेरी जिंदगी में एक हाई चीज बहुत कीमती है, इमामा ने ऐसे कहा, और अगर तुम इस कॉन्टेक्स्ट में कुछ कहना चाहती हो तो कहो। मुझे बुरा नहीं लगेगा। इमामा सीरियस थी। जावरिया हैरान हो गई। इमामा अपनी उंगली में पहनी हुई अंगूठी को देख रही थी। जावरिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गए। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि तुम। जावरिया ने अपने ख्यालात का इजहार किया। इमामा का चेहरा सदमे से सफेद हो गया। जावरिया को अंदाजा नहीं था कि उसके अल्फाज का इमामा पर क्या असर होगा, मगर इमामा के चेहरे के इजहार से साफ था कि रिएक्शन उसके उम्मीद से बहुत ज़्यादा था। मैंने कहा था ना कि तुम्हें बुरा लगेगा। जावरिया ने सिचुएशन को संभलने की कोशिश की, मगर इमामा बिना कुछ कहे उसकी तरफ देखती रही। मोइज़ दर्द से चीख रहा था, दोहरा होकर अपने पेट को पकड़े हुए। 12 साल का लड़का जो उसके सामने था, अपनी नाक से खून अपनी फटी हुई कमीज के एस्टन से साफ करते हुए, अपने हाथ में टेनिस का रैकेट लेकर मोइज़ की टांग पर मारा। मोइज़ ने एक और चीख मारी और सीधा खड़ा हो गया। उसने भी याकीनी से अपने भाई की तरफ देखा जो उससे 2 साल छोटा था, जो उससे वही रैकेट से मार रहा था जो मोइज़ वहां लेकर आया था। ये इस हफ्ते का तीसरा झगड़ा था, और हर दफा उसका छोटा भाई झगड़ा शुरू करता था। मोइज़ और उसके भाई का कभी अच्छा रिश्ता नहीं रहा और बचपन से हाईलाइट रहते थे। लेकिन उनकी झगड़े ज़्यादातर ज़बानी होते थे और धमकियों तक महदूद रहते थे, लेकिन अब ये झगड़े फिजिकल बन गए थे। आज भी यही हुआ। वो दोनों स्कूल से साथ वापस आए थे। जब वो गाड़ी से उतारे, छोटे भाई ने अपना बैग बोनट से जोर से खींचा जब मोइज़ अपना स्कूल बैग उठा रहा था। इस प्रोसेस में उसने मोइज़ के हाथ को चोट पहुंचाई, जिससे मोइज़ दर्द चिल्ला उठा। दिखने से अंधे हो गए हो, मोइज़ ने चीख कर कहा जब उसका भाई भी परवाह चल दिया। उसने मोइज़ की आवाज़ सुनी, पीछे मुड़कर देखा, फिर आगे बढ़कर फ्रंट डोर खोला और लाउंज में चला गया। गुस्से से भरा मोइज़ उसके पीछे चल दिया। अगले दफा अगर ऐसा किया तो तेरा हाथ तोड़ दूंगा, मोइज़ चीखा। छोटा लड़का अपना बैग उतरकर नीचे रखकर हाथ कमर पर रखकर मोइज़ का सामना करता हुआ बोला, मैं करूंगा, आप क्या कर लगा? हाथ तोड़ देगा, तेरे पास हिम्मत है, पता चल जाएगा अगर आज जैसा फिर किया तो। मोइज़ अपने कमरे की तरफ बढ़ा, लेकिन उसका भाई उसे रोकते हुए उसका बैग जोर से पकड़ लिया। नहीं, अभी बता। उसने मोइज़ का बैग फेंक दिया। गुस्से से भरा मोइज़ ने अपने भाई का बैग उठाया और दूर फेंक दिया। बिना रुके उसके भाई ने मोइज़ के पाँव पर जोर से मार दिया। मोइज़ ने इस पर हमला किया, उसका चेहरा घोंसा मारा और उसकी नाक से खून बहने लगा। इसके बावजूद छोटे भाई ने एक आवाज़ भी नहीं निकाली। उसने मोइज़ की टाई पकड़कर उसे गूंथने की कोशिश की। मोइज़ ने जवाब में उसकी कमीज़ का कॉलर पकड़ लिया, कमीज़ फटने की आवाज़ आई। पूरी ताकत से मोइज़ ने उसके पेट पर मार दिया ताकि उसकी पकड़ छूट दे। ए फ्लैट, तुझे देखूंगा, तेरा हाथ तोड़ दूंगा, मोइज़ चीखता हुआ और गालियां देता हुआ कोना में रखा टेनिस रैकेट उठाया। अगला सीन ये था कि रैकेट उसके भाई के हाथ में था और इतनी जोर से मारा कि मोइज़ बच नहीं सका। उस पर मारपीट शुरू हो गई, उसकी पीठ और टांगन पर। उनका बड़ा भाई लाउंज में गुस्से से आया। तुम्हारा मसाला क्या है? तुम घर आते हाय हमेशा हंगामा क्यों मचत हो?
उसकी आवाज़ सुनकर छोटे भाई ने पहले रैकेट नीचे किया और फिर वापस उठाया। और तुम्हें शर्म नहीं आती कि अपने बड़े भाई पर हाथ उठाते हो? से बड़ा भाई उसके हाथ की तरफ देखता हुआ बोला। नहीं, उसने बिना किसी पशेमानी के जवाब दिया। उसने रैकेट जमीन पर फेंक दिया, अपना बैग उठाया और चला गया। तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, मोइज ने चीखते हुए कहा, अपनी दर्द से छूटती हुई टांग को मौलते हुए। जरूर, क्यों नहीं, उसने मोइज को अजीब सी मुस्कुराहट दी। अगली दफा बैट लाना। टेनिस रैकेट से मजा नहीं आया, कोई हड्डी नहीं टूटी। अपनी नाक चेक कर, वो तो जरूर टूटी होगी। गुस्से से भरा मोइज ने सीढ़ियों की तरफ देखा जहां उसका भाई थोड़ी देर पहले खड़ा था। चौथी मर्तबा मिसेस समंथा रिचर्ड्स ने फिर से असलाक को देखा जो पहली चेयर पर दूसरी लाइन में विंडो के पास बैठा था। वो बाहर किसी पार्क के बाहर देख रहा था। कभी कभी वो मिसेस रिचर्ड्स को देखता और फिर वापस विंडो से बाहर देखने लगता। तारानकन, ये उनका पहला दिन था इस्लामाबाद के एक इंटरनेशनल स्कूल में बायोलॉजी टीचर के तौर पर। वो एक डिप्लोमेट की बीवी और पैसे से टीचर थी। उनका अभी कुछ अरसा पहले इस्लामाबाद आना हुआ था। हर एक पोस्टिंग पर उन्होंने एम्बेसी से अटैच्ड स्कूल्स में टीचिंग असाइनमेंट्स लिए थे। अपनी पहले वाले टीचर एम्स मरियम का सिलेबस और टीचिंग शेड्यूल कंटिन्यू करते हुए एक मुख्तासिर इंट्रोडक्शन के बाद मिसेस रिचर्ड्स ने हार्ट और सर्कुलेशन सिस्टम के फंक्शन समझाने शुरू किए और बोर्ड पर एक डायग्राम ड्रॉ किया। उन्होंने असलाक की तरफ देखा जो ऐप भी विंडो के बाहर देख रहा था, और एक पुराना तरीका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपनी नज़र अस पर ठहरा दी और बोलना बैंड कर दिया। क्लास में एक खामोशी छा गई। लड़का फिर से क्लास की तरफ मत गया। उसकी नज़र मलेट हुए मिसेस रिचर्ड्स मुस्कुराए और अपना लेक्चर दोबारा शुरू कर दिया। कुछ देर के लिए उन्होंने अपनी नज़र असलाक पर रखी जो अब अपनी नोटबुक में लिखने में मसरूफ़ था। फिर उन्होंने अपनी तवज्जो क्लास की तरफ मोड़ी। उनका ख्याल था कि लड़का अब शर्मिंदा हो गया होगा और अपनी तवज्जो कहीं और नहीं भटकाएगा, मगर चंद हाई मिनट्स बाद उन्होंने फिर उसको विंडो के बाहर देखते हुए पाया। दोबारा से उन्होंने अपना लेक्चर रोका और लड़का उनकी तरफ देखने लगा। इस मर्तबा उन्होंने मुस्कुरे नहीं। उन्होंने क्लास को एड्रेस करना जारी रखा। जब वो दोबारा राइटिंग बोर्ड की तरफ मुड़ी, लड़का फिर से विंडो के बाहर देखने लगा। एक इरिटेशन का असर उनके चेहरे पर आया और जब वो फिर से खामोश हुई, लाक ने उनकी तरफ गस से देखा और फिर से विंडो के बाहर देखने लगा। उसका एटीट्यूड इतना इंसल्टिंग था कि मिसेस समंथा रिचर्ड्स का चेहरा लाल हो गया। सलाह, तुम क्या देख रहे हो? उन्होंने सख्ती से पूछा। कुछ नहीं, एक लफ्ज़ का जवाब आया। उसने उनको एक तेजी से देखा। तुम्हें पता है मैं क्या पढ़ रही हूँ? उम्मीद है। उसका लहजा इतना रूड था कि समंथा रिचर्ड्स ने अपना मार्कर बंद किया और जोर से टेबल पर रखा। अगर ऐसा है तो यहाँ आओ और ये डायग्राम ड्रॉ करके लेबल करो। उन्होंने बोर्ड पर बनी फिगर को मिटा दिया। लाक का चेहरा रंग बदलने लगा। उन्होंने देखा कि क्लास के स्टूडेंट्स एक दूसरे की तरफ देखने लगे। लाक ने समंथा रिचर्ड्स को सर्दी से देखा। जब उन्होंने अपनी ड्राइंग का आखिरी निशान बोर्ड से साफ किया, लड़का अपनी सीट से उठ गया। तेजी से मूव करते हुए उसने मार्कर उठाया और बिजली की रफ्तार से सिर्फ 2 मिनट और 57 सेकंड्स में उसने डायग्राम ड्रॉ करके लेबल कर दिया। मार्कर का कैप वापस लगाते हुए उसने मार्कर जोर से टेबल पर रखा और बिना उनको देखे अपनी सीट पर वापस चला गया। मिसेस रिचर्ड्स ने ना उसको मार्कर नीचे रखते हुए देखा, ना उसको सीट की तरफ वापस जाते हुए। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि डायग्राम जो उन्होंने बनाने में 10 मिनट लगाए थे, उसने कम वक्त में बीन दिया था। वो भी इतना बेहतरीन कि उनको उसमें कोई गलती नजर नहीं आई। कुछ शर्मिंदा होते हुए उन्होंने लाक की तरफ देखा। एक मर्तबा फिर से वो विंडो के बाहर देख रहा था। वसीम ने तीसरी दफ़ा दरवाज़ा खटखटे। इस दफ़ा उसने इमामा की आवाज़ सुनी। कौन है? इमामा, मैं हूँ। दरवाज़ा खोलो, वसीम ने पीछे होते हुए कहा। अंदर से खामोशी थी। कुछ देर बाद ताला खुला और वसीम ने दरवाज़ा खोला। इमामा अपने बिस्तर की तरफ पीट करके चल पड़ी। इस वक्त यहाँ क्यों आए हो? वक्त से पहले क्यों सो गई हो? अभी तो 10 बजे हैं, वसीम ने अंदर आते हुए जवाब दिया। मुझे नींद आ रही थी। वो बिस्तर पर बैठ गई।
वसीम ने उसे देखकर परेशानी महसूस की। क्या तुम रो रही थी? ये एक इखलाकी सवाल था। इमामा की आंखें सुर्ख और सोजी हुई थी और वो नजर चुरा रही थी। नहीं नहीं, मैं रो नहीं रही थी, बस सर में दर्द था। उसने मुस्कुराने की कोशिश की। वसीम ने उसके पास बैठकर उसका हाथ पकड़ के उसका हरारत चेक किया। बुखार तो नहीं है? उसने फिक्र से पूछा, फिर उसका हाथ छोड़ दिया। तुम्हें बुखार नहीं है, शायद तुम्हें दर्द की टैबलेट लेनी चाहिए। मैं ले चुकी हूँ। अच्छा, फिर सो जाओ। मैं तुमसे बात करने आया था मगर तुम इस हालत में नहीं हो। वसीम ने कमरा छोड़ने के लिए मोहरत लिया। इमामा ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उसे दरवाजा बैंड कर दिया जब वसीम निकल गया। बिस्तर पर लेटकर उसने अपना चेहरा तकिया में छुपा लिया। वो फिर से रो रही थी। 13 साल का लड़का टीवी पर म्यूजिक शो देखने में मसरूफ था जब तैयबा ने जान का। उसने अपने बेटे को कुछ देर देखा और फिर कुछ परेशानी से कमरे में दाखिल हुई। क्या हो रहा है? मैं टीवी देख रहा हूँ, उसने बहे उसकी तरफ देखे जवाब दिया। टीवी देख रहे हो? खुदा के लिए, तुम्हें पता है कि तुम्हारे इम्तिहान शुरू हो गए हैं? तैयबा ने उसके सामने खड़े होकर पूछा। तू क्या? उसने चिढ़कर जवाब दिया। तू क्या? तुम्हें अपने कमरे में अपनी किताबें लेकर होना चाहिए, न कि यहाँ बैठकर ये बेहुदा शो देख रहे हो। तैयबा ने उसे डांटा। मैंने जितना पढ़ाना था पढ़ लिया है। ए फ्लैट प्लीज रास्ता छोड़ो। उसके लहजे से उसकी चिड़चिड़ाहट वाज़ह थी। फिर भी, अंदर जाओ और पढ़ो। तैयबा अपनी जगह पर अट गई। नहीं, मैं नहीं उठूंगा और न ही अंदर जाकर पढ़ूंगा। मेरा पढ़ाना और मेरे पेपर्स मेरा मसाला है, तुम्हारा नहीं। अगर तुम्हें अपनी पढ़ाई की फ़ायदा होती तो क्या तुम यहाँ बैठे होते? हट जाओ। उसने तैयबा के लफ्ज़ों को नज़रअंदाज करते हुए उसे रूडली हटाने को कहा। मैं आज तुम्हारे वलीद से बात करूंगी। तैयबा ने धमकी देने की कोशिश की। कर लो बात, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या होगा? वो क्या कर लेंगे? मैं कह चुका हूँ कि मैंने अपने इम्तिहान की तैयारी कर ली है। तो फिर तुम्हारा मसाला क्या है? ये तुम्हारा फाइनल एग्ज़ाम है, तुम्हें इसकी फ़ायदा करनी चाहिए। तैयबा ने अपनी टोन नरम कर ली। मैं 4 साल का बच्चा नहीं हूँ जो तुम्हें मेरे पीछे लगने की ज़रूरत है। मुझे अपनी जिम्मेदारियों का तुमसे बेहतर अंदाज़ा है। तो मुझे अपनी फजूल नसीहत से तंग मत करो। तुम्हारे इम्तिहान चल रहे हैं, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। तुम्हें अपने कमरे में होना चाहिए। मैं तुम्हारे वलीद से बात करूंगी। क्या बकवास है? खड़ा होते हुए उसने रिमोट कंट्रोल दीवार पर फेंका और पाउंड पटक कर कमरा छोड़ दिया। तैयबा बेबस और ज़लील महसूस करती हुई उसे देखती रही। नए साल की रात थी। नए साल के आगाज से सिर्फ 30 मिनट पहले 10 या से ज़्यादा नौजवान अपनी मोटरबाइक्स पर शेर की सिटकॉन पर शो मचा रहे थे। हर किस्म की स्टंट्स कर रहे थे। कुछ ने नए साल का जश्न मनाने के लिए चमकीले हेडबैंड्स पहने हुए थे। 1 घंटा पहले वो शहर के एक सुपरमार्केट में लड़कियों को सीटी मारकर छेड़ रहे थे। उनके पास पटाखे भी थे जो उन्होंने जश्न के तौर पर चले। 12:15 बजे वो जिमखाना क्लब के पार्किंग लॉट में पहुंचे जहां एक न्यू ईयर का पार्टी जोरन पर थी। इन लाकों के पास भी पार्टी की दावत थी और उनके वालिदैन पहले से वहां मौजूद थे। जब वो अंदर गए तो 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी थे। कुछ हाई डे में हॉल और डांस फ्लोर की रोशनियां बैन कर दी जाएंगी और लॉन्स पर आतिशबाजी के साथ नए साल का खैर मकदम होगा। ये पार्टी रात भर चलेगी। डांसिंग, ड्रिंकिंग, सारी खुशियां जिमखाना मैनेजमेंट की तरफ से इस मौके के लिए खास तौर पर मुंतज़िम की गई थी। लाइट्स ऑफ का मतलब था पूरी आज़ादी का इजहार। यही तो लोग देखने आते थे। एक नौजवान जो पार्टी ज्वाइन कर चुका था, डांस फ्लोर पर म्यूजिक के बीट पर रॉक कर रहा था और अपनी परफॉर्मेंस से सबको इम्प्रेस कर रहा था। जब 12 बजने में सिर्फ 10 सेकंड बाकी थे तो रोशनियां बैंड हो गई। आवाज़ाइन और कैच के हॉर्न से हॉल भर गया जब लोग नए साल का शुमा कर रहे थे और ये शोर बढ़ गया जब घड़ी ने 12 बजे और हॉल दोबारा रोशन हो गया। नौजवान ऐप पार्किंग लॉट में थे। अनकिका के हॉर्न शो मचा रहे थे। बियर का कैन हाथ में लिए वो नौजवान जो डांस फ्लोर पर था एक का की छत पर चढ़ गया। अस ने अपनी जैकेट से दूसरा बियर कैन निकला और एक पार्क की हुई कार के विंडस्क्रीन पर फेंक दिया, जो कि जोरदार धमेक से टूट गया जब पूरा कैन अस से टकराया। वो कार की छत पर खड़ा था, आराम से अपने हाथ में लिए बियर का कैन पी रहा था।
पिछले आधे घंटे से सलाह देख रहा था कि कैमरन वीडियो गेम खेलने की कोशिश कर रहा था। स्को वही का वही था, शायद इसलिए कि कैमरन मुश्किल ट्रैक पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। सलाह भी लाउंज में था, नोट्स लिखने में मसरूफ। कभी कभी वो टीवी स्क्रीन पर नजर डालता जब कैमरन ज्यादा पॉइंट्स हासिल करने की कोशिश करता। आधा घंटा गुजरता, सलाह ने अपना नोटबुक बैंड किया। जमाई रोकते हुए अपने पाउंड टेबल पर फैलाए और हाथ सिर के पीछे रखकर टीवी स्क्रीन पर देखा जब कैमरन ने नया गेम शुरू किया। पिछला राउंड हार चुका था। क्या मसाला है कैमरन? कुछ नहीं, डॉट यह नया गेम लाया हूँ, लेकिन इसको करना मुश्किल है, कैमरन ने थके हुए लहजे में कहा। मुझे देखने दो। सलाह सोफा से उठा और रिमोट कंट्रोल ले लिया। कैमरन चुपचाप देखता रहा। पहले हाई सेकंड्स में सलाह स्पीड पर रेस कर रहा था जो कैमरन कभी नहीं पहुंच सका। जो ट्रैक कैमरन के लिए मुश्किल था, वो सलाह के लिए बच्चों का खेल था। कैमरन के लिए मुश्किल था का को देखना जो इतनी तेज स्पीड से रेस कर रही थी, मगर सलाह को उस पर पूरा कंट्रोल था। 3 मिनट बाद कैमरन ने देखा का स्वर्व हुई, ट्रैक से बाहर चली गई और टुकड़े टुकड़े होकर फैट गई। कैमरन ने मुस्कुराते हुए सलाह की तरफ देखा। उससे समझ आ गया था कि का क्यों डिस्ट्रॉय हुई थी। रिमोट कंट्रोल टेबल पर रखते हुए सलाह ने अपना नोटबुक उठाया। ये बहुत बोरिंग गेम है, उसने कहा और कैमरन के पाउंड से उछलकर बाहर चला गया। कैमरन ने अपने दांत भींच लिए जब उसने स्क्रीन पर 7 डिजिट्स को देखा। उसने दरवाजे की तरफ देखा जब सलाह निकल गया। वो दोनों फिर से खामोश हो गए। असजाद को फिक्र होने लगी थी। इमामा हमेशा से इतनी खामोश नहीं थी जितनी ऐप थी। पिछले आधे घंटे में उसने जितनी बात की थी वो गिन सकता था। उसने यूज बचपन से जाना था, वो एक जिंदा दिल लड़की थी। उनकी मंगनी के पहले साल में असजाद को उसकी सोबत में खुशी महसूस होती थी। वो कितनी तेज और होशियार थी, मगर पिछले कुछ सालों में वो बदल गई थी और ये तब्दीली टैब से ज़्यादा वाज़ह हुई थी जब से उसने मेडिकल स्कूल ज्वाइन किया था। असजाद को महसूस होता था कि उसके जहन में कुछ चल रहा है। कभी कभी वो फिक्रमंद लगती और कभी कभी वो इतनी ठंडी और दूर दूर सी होती जैसे वो मिलना ख़त्म करना चाहती हो और जल्द से जल्द निकलना चाहती हो। इस मर्तबा भी उसको यही महसूस हो रहा था। मैं अक्सर सोचता हूँ कि ये सिर्फ मैं हूँ जो हमारी मुलाकात पर जोर देता हूँ। शायद तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि हम मिलते हैं या नहीं, उसने उदासी से कहा। वो बाग की कुर्सी पर उसके सामने बैठी थी, बाउंड्री वॉल पर चुराई हुई बैलन को देख रही थी। असजाद के कहने पर उसने अपनी नज़र अस पर जमा दी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट CH2 for next part. Thanks for watching.